नमस्ते। संदीप के सवाल में आपका स्वागत है। प्रोफेसर संदीप पांडे, पिछले 1-2-3 हफ्ते से नहीं बातचीत हो पाई थी, जो हर हफ्ते की चर्चा होती है। आप अपने पढ़ाने के असाइनमेंट पे गए हुए थे और इसलिए शायद वो आ गया था। कोशिश होती थी कि भाई नेट पे किसी तरह से संपर्क हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आशा है कि आगे ये जो हर हफ्ते की बात है वो उसमें व्यवधान नहीं आएगा जी। जब डॉक्टर संदीप आए हैं तो बाकी तो इस समय 3-4 हफ्ते से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या बात करें। देश में 3-4 हफ्ते में तो जैसे तूफान आया हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कहीं, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो नूपुर शर्मा हो, जो हो भूचाल है। लेकिन इससे इतर हम लोगों को ऐसा लगा कि एक तो ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, घटनाएं, जो राष्ट्रीय मंच पे जिसको जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो उस विमर्श की बात करेंगे। डॉक्टर संदीप पांडे बहुत क्लोजली नागालैंड के चीज़ों से जुड़े हैं, वहाँ के बहुत से लोगों से संपर्क में हैं, वहाँ गए भी हैं, और वहाँ जो एक नागालैंड के जो लोग हैं उनके बीच और जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उनके बीच जो एक चल रहा है शांति वार्ता चल रही है, उसको आगे बढ़ाने में भी हैं। और वहाँ के लोग अब जैसे दिल्ली या कलकत्ता या बम्बई या देश के और शहरों में भी जाके अपनी बात कहना चाह रहे हैं। तो अभी उसी तरह की एक मीटिंग मुंबई में हुई, जहाँ पे नागालैंड के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए उस शांति वार्ता को उधर से कर रहे हैं, अपनी बात कहने, उनका पक्ष क्या है ये बताने के लिए। क्योंकि यहाँ तो ये कहा जाता है कि वो सब सेपरेटिस्ट हैं, तो कोई किसी को आतंकवादी कहता है, कोई जो जिसको जो मनाता है। लेकिन उन लोगों का एक कॉज है जो हो सकता है हमारे चश्मे से वो दूसरे देखिए, उनके चश्मे से दूसरा। तो डॉक्टर साहब, ये क्या अभी आप लोग जो वहाँ मुंबई में मीटिंग किए, वो मीटिंग क्या थी और कहाँ कुछ क्या बात आगे कुछ बढ़ रही है? जी नमस्कार आनंद जी, पहले तो धन्यवाद कि आपका ही पोर्टल है शायद जो नागालैंड के मुद्दे को थोड़ी जगह देता है। नहीं तो हिंदू अखबार को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बारे में कहीं खबर भी नहीं छपती है। नागालैंड का एक बहुत मजबूत संगठन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। आइजैक और मुइवा दो उसके नेता हैं। एक तो गुज़र गए आइजैक साहब, मुइवा अभी ज़िंदा हैं। और ये अभी से नहीं, इनकी कम से कम 3 दशकों से भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही है। और 1997 में आई.के. गुजराल साहब के साथ जब वो प्रधानमंत्री थे, एक समझौता हुआ युद्ध विराम का, और उसके बाद तय हुआ कि ये संगठन, इसके नेता भारत सरकार से शीर्ष स्तर पे बात करेंगे, बातचीत भारत के बाहर होगी और बिना शर्त होगी। भारत के कम से कम 3 प्रधानमंत्रियों ने, श्री देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव ने, इनके नेताओं से विदेश में मुलाकात भी की है। जब भारत सरकार, जिसको पहले की सरकारें मानने को तैयार नहीं थीं, जब उसने ये मान लिया कि हाँ, नागालैंड के लोगों का एक विशेष इतिहास है, वो इतिहास क्या है नागालैंड के लोगों के शब्दों में, वो ये है कि उनका कहना है कि वो पूरे इतिहास में कभी किसी के अधीन नहीं रहे हैं। कश्मीर की तरह उनके किसी नेता ने भारत सरकार के साथ भारत में विलय होने का कोई समझौता नहीं किया है। पहले अंग्रेज़ों की फ़ौज वहाँ पे थी, अब भारत की सेना वहाँ पे है। तो सेना के बल पे वहाँ बाहरी ताकतें जो हैं वहाँ पे राज कर रही हैं। उनका मानना है कि ये जो राज है ये उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, इसलिए वो भारत सरकार के साथ बात कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि भारत सरकार बात भी कर रही है, क्योंकि कश्मीर में तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, तो कम से कम यहाँ बातचीत हो रही है। और नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में जब रवि इंटरलोक्यूटर थे, जो बाद में नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए, फ़िलहाल वो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उनके बीच में और मुइवा और आइजैक के हस्ताक्षर से, आइजैक अस्पताल में थे लेकिन अस्पताल जाके उनका हस्ताक्षर लिया गया, एक समझौता हुआ जिसका नाम है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में ये बात कही गई है कि एक साझा संप्रभुता की बात कही गई है।
और दोनों इकाइयों के बीच में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक नए रिश्ते की बात की गई है। अब जो NSCN-IM संगठन है वो कहता है कि भाई चूंकि साझा संप्रभुता होगी और दोनों इकाइयों के बीच में एक नया शांतिपूर्ण रिश्ता होगा, तो हमें एक अलग संविधान, एक अलग झंडा बनाने की छूट दी जाए। हम भारत के साथ सह अस्तित्व में रहने को तैयार हैं। हम मतलब साझा संप्रभुता में हमारी भी कुछ संप्रभुता रहेगी, हम भारत के संविधान के अधीन नहीं रहेंगे, लेकिन हम भारत के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहेंगे, जैसा कि समझौते में लिखा है। अब भारत सरकार बाकी तो सबके लिए तैयार है, लेकिन संविधान और अलग झंडे की मांग पे वो तैयार नहीं हो रही है। और रवि साहब ने क्या किया कि इसके समानांतर एक 7 संगठनों का एक समूह बनाया और उसके साथ एक समझौता करके उसको एग्रीड पोजीशन नाम दे दिया, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के उसमें समानांतर, और इन संगठनों को राजी कर लिया कि वो बिना संविधान और बिना झंडे के भी वो समझौता मानने को तैयार हैं। उसके बाद NSCN-IM ने इसका विरोध किया। दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। वो बैठक हालांकि नागालैंड पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स ने बुलाई थी, वो NSCN-IM ने बैठक नहीं बुलाई थी। और उस बैठक में रवि की इस बात का विरोध किया गया कि जब आपकी बात 1997 से एक संगठन से चल रही है जो नागालैंड का सबसे मजबूत संगठन है, तो आप ये फूट डालो और राज करो वाली नीति क्यों अपना रहे हैं। तो उसके बाद रवि को वहाँ से हटाया गया, वो तमिलनाडु गए। यानी कि भारत सरकार इनकी बात मानती है। और उसके बाद जो नए इंटरलोक्यूटर या जो मध्यस्थता कर रहे हैं AK मिश्रा, वो हाल में कैंप हेब्रॉन गए जो NSCN-IM का मुख्यालय है। वहाँ पे आपको बता दें कि वो क्षेत्र भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है। वहाँ पे नागा आर्मी, जो उनकी आर्मी है, उसका नियंत्रण है। उनकी अपनी सरकार है जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालिम ये सरकार का नाम है, जिसके प्रधानमंत्री मुइवा हैं। और वहाँ पे उनके अलग अलग मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो उनका पूरा एक मुख्यालय है, उनकी एक समानांतर राजस्व एकत्र करने की एक व्यवस्था है और वो अपनी सरकार चलाते हैं। और उनकी सरकार नागालैंड की चुनी हुई सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि नागालैंड की चुनी हुई सरकार भी ये कहती है कि जो बात ये कह रहे हैं, यानी कि नागा राजनीतिक समस्या का हल होना चाहिए, इससे वो सहमत हैं। तो नागालैंड के लोगों की आम तौर पे सहानुभूति है NSCN-IM की भूमिका से, लेकिन सरकार अब जो है एक ऐसी विडंबना सरकार के सामने आ गई है कि उसने कश्मीर में 370 और 35A को बदल के कश्मीर के संविधान और झंडे को ख़त्म किया है। कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार ने जो झंडा बनाया था कर्नाटक का, उसको ख़त्म किया है। तो आप 2 राज्यों के झंडे ख़त्म कर चुके हैं, एक का संविधान ख़त्म कर चुके हैं, तो आप तीसरे राज्य को झंडा और संविधान कैसे देंगे। AK मिश्रा पहले उच्च स्तरीय भारतीय अधिकारी हैं जो कैंप हेब्रॉन गए हैं। यानी कि आप उनकी सरकार को, जो समानांतर सरकार है, आप उनके संगठन को, आप उनके मुख्यालय को आप मान्यता दे रहे हैं। लेकिन AK मिश्रा साहब ने ये कहा कि हम आपके झंडे को सांस्कृतिक झंडा मानने को तैयार हैं। यानी भारत सरकार भी अभी खारिज नहीं कर रही है उनकी मांग को। तो NSCN-IM ने कहा कि ये हमारा राजनीतिक झंडा ही है। अब जो है AK मिश्रा इस बात के लिए गए थे कि भाई बातचीत की प्रक्रिया रवि की वजह से रुक गई थी, उसको फिर से शुरू किया जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि गेंद आपके पाले में है, क्योंकि हमने तो स्पष्ट कर दिया है कि हमें बिना अलग झंडे, बिना अलग संविधान के कोई समझौता मंजूर नहीं है और तय आपको करना है। यहाँ पे बातचीत रुकी हुई नहीं। ब्रो साहब एक चीज़ और, क्योंकि जब आप बार बार जो समझ में आ रहा है कि भारत सरकार नागालैंड में ऐसी जगह जहाँ पे भारत की सेना भी प्रवेश नहीं कर सकती, जो उन लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद भी बातचीत कर रही है। और ठीक बात है, हम सब लोग इसके पक्षधर हैं कि भाई बातचीत से ही समस्या का हल होगा। जी जी। मैं थोड़ा ध्यान, क्योंकि नागालैंड की बात हो रही है, मैं थोड़ा ध्यान कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में 2014 में इलेक्शन हुए, 2020 में दूसरे इलेक्शन होने चाहिए थे।
यूनियन गवर्नमेंट भाजपा सरकार जो डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है पिछले 8 साल से, और पिछले 4-5 साल से तो उसको कोई मतलब वो जो डबल इंजन बोलते हैं वो डबल इंजन नहीं, वो तो ट्रिपल इंजन है। मतलब उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्हीं के यूनियन गवर्नमेंट, उन्हीं का सब कुछ डायरेक्ट चलाना। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम बातचीत से करेंगे और आप सब कुछ करने को मतलब ठीक है, मैं दूसरी तरफ आप बातचीत तो कहीं शुरू होती दिख नहीं रही है। जी। तो ये थोड़ा आपको अजीब सा नहीं लग रहा है कि 2 ट्रीटमेंट क्यों? क्या वहां पे एक धर्म विशेष के लोग हैं इस वजह से ये फर्क है, या कोई और भी कारण है? नहीं, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है कि आप एक तरफ नागालैंड के एक संगठन से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ कश्मीर में आपने यासीन मलिक, जो अपने आप को गांधीवादी कहता है, उसने ये बात सही है कि पाकिस्तान में जाके प्रशिक्षण प्राप्त किया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम के संगठन का वो मुखिया था। लेकिन यासीन मलिक अलगाववादी क्यों बना? क्योंकि 1987 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो धांधली हुई और रातों रात उसके परिणाम बदल दिए गए, तो वहाँ के लोगों को निराशा हुई। उनको लगा कि जब हम चुनाव के माध्यम से जब हम अपनी सरकार नहीं बना सकते तो फिर हम हथियार का ही रास्ता उठाएं। लेकिन यासीन मलिक के बारे में आपको मानना पड़ेगा कि उसने हिंसा का त्याग किया, अपने आप को गांधीवादी घोषित किया। और जब भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच में वार्ता चल रही थी मनमोहन सिंह के समय में, तो उसने पद यात्रा करके 17,000 हस्ताक्षर इकट्ठा किए इस बात के लिए कि भारत और पाकिस्तान की वार्ता में कश्मीर के लोगों को भी शामिल किया जाए। अब आप बताइए, कोई आतंकवादी ये काम नहीं करेगा कि वो घूम घूम के 17,000 हस्ताक्षर इकट्ठा करेगा। उस आदमी को एक पुराने मामले में अभी जेल भेज दिया गया जी। आप चाहते तो जैसे आप मोइवा से बात कर रहे हैं उसी तरह से आप यासीन मलिक से भी बात कर सकते थे। आप चलिए, यासीन मलिक से आपको बात नहीं करनी है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक पीडीपी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है। वहाँ के नेताओं को आप कभी कभी जब आपका मन करता है बुला लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं चला रहे जिससे कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों का एक शासन हो सके। स्वशासन तो बहुत दूर की बात है, कम से कम स्थानीय लोग वहाँ जाके एक गाज़ीपुर के आदमी को आपने भेज दिया है वहाँ पे, और वो वहाँ पे जाके राज कर रहा है भारत सरकार की तरफ से और अपने तरीके से निर्णय ले रहा है। वो कश्मीर के लोगों को कभी स्वीकार ही नहीं होगा। भाई ये तो ऐसा ही हो गया कि कोई बाहर से आके हमारे ऊपर राज कर रहा है। तो स्थानीय लोगों का शासन कैसे हो, ये तो जल्दी से जल्दी हल निकालना चाहिए था भारत सरकार को। लेकिन भारत सरकार पता नहीं उसके मन में क्या है, उसने 2019 में 370 और 35A को बदल के ये ऐलान कर दिया कि अब कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो गया। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि भाई आए दिन वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं। जो गैर मुस्लिम है, मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोई आतंकवादी कहीं पे कोई घटना करेगा तो उसमें भाई कोई भी मारा जा सकता है। और अब तो ये पता लग रहा है कि लोग पहले कम से कम पुलिस को पता लग जाता था कि कहाँ पे कौन आतंकवादी है, अब तो वो पता भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग जो है विद्रोह के लिए खड़े हो गए हैं। तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप सेना के बल पे किसी भी जगह पे आप लंबे समय तक शासन करें, क्योंकि जैसे नागालैंड में पिछले 4 दिसंबर को हुआ, सेना रहेगी तो मानवाधिकार हनन होगा। सेना ने 6-7 लोगों को गोली मार दी और अमित शाह ने संसद में कहा कि हमें धोखा हो गया, हमें लगा कि वो अलगाववादी थे या आतंकवादी थे। लेकिन आपने 6-7 लोगों को गोली मारी धोखे में, ठीक है, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो आपने 6-7 लोगों को और मार दिया। कुल मिला के 13 लोग मरे वहाँ पे, जो एकदम आम सामान्य लोग थे। वो किसी संगठन के कार्यकर्ता नहीं थे, कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई अलगाववादी नहीं थे। तो इस तरह से मानवाधिकार हनन की घटनाएं होती रहेंगी। अगर आप सेना के बल पे कहीं राज करना चाहेंगे तो जैसे नागालैंड में एक प्रक्रिया चल रही है, बहुत खुशी की बात है। और हम चाहते हैं, देखिए भारत के सामने 2 ही विकल्प हैं, चाहे नागालैंड हो चाहे कश्मीर हो। या तो आप सेना को लंबे समय तक रख के और विशेष बल, विशेष अधिकार, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम
यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को आप इस्तेमाल करके वहाँ पे शासन कीजिए, क्योंकि सामान्य परिस्थितियाँ नहीं वो तो लेकिन इतने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वो तो हो नहीं पा रहा, सक्सेसफुल तो नहीं हो रहा। तरीका तो दो ही विकल्प हैं, या तो आप वैसा करते रहिए जिसमें कि आप हल नहीं निकाल पाएंगे, मानवाधिकार हनन होता रहेगा, और दूसरा ये है कि आप स्थानीय लोगों पे विश्वास करके और वहाँ का शासन उनको सौंपिए। अगर वो क्या अरेंजमेंट हो, ये भारत सरकार और स्थानीय लोग ही तय करेंगे, ये कोई बाहर से नहीं तय कर सकता। नागालैंड के लोगों के साथ भारत सरकार का समझौता हुआ है, वहाँ बातें काफ़ी आगे बढ़ गई हैं और हल निकलने के कागार पे है। अगर भारत सरकार जरा भी बुद्धिमानी दिखाएगी तो मुझे लगता है कि अलग झंडे, अलग संविधान की बात को मान के, जब वो कह रहे हैं कि हम भारत से अलग नहीं होना चाहते, उनको एक अर्ध स्वायत्ता जैसी चीज़ उनको दे देनी चाहिए, ताकि वो अपने तरीके से वहाँ का शासन चला सके। फिर वहाँ जो हो उसके लिए वो जिम्मेदार है, फिर भारत की सेना या भारत की सरकार जिम्मेदार नहीं है। और यही हल कश्मीर में भी निकाला जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, चलते चलते मैं अपने दर्शकों को एक बात कह दूं, हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं आगे आने वाले समय में कोई जूम या उस तरह की मीटिंग करें। अगर आपको लगता है कि आप नागालैंड समझना चाहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं जिनका अपने पक्ष हैं, उनके पक्ष की अगर बात करना चाहते हैं, तो इस तरह का कुछ एक नहीं बिल्कुल, बल्कि मैं आपके पोर्टल के माध्यम से ये नागालैंड के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनका मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप उनको बुलाना चाहें तो वो आपके शहर में आके और अपनी पूरी बात आपके सामने रखने को तैयार हैं। और जो शंकाएं हैं, जो यहाँ की एक आम आदमी की शंकाएं हैं, और हमारे जो सवाल हैं, जैसे अभी वहाँ बम्बई की मीटिंग में एक नागालैंड की छात्रा आई थी, वो बम्बई आईआईटी में पढ़ रही है, तो उससे किसी ने मीटिंग के बाद सवाल पूछा कि आप अपने आप को भारतीय मानती हैं कि नहीं। तो उसने बड़ा साफ जवाब दिया। उसने कहा कि मैं अपने आप को भारतीय कैसे मानूं, क्योंकि एक दिन मैं आईआईटी बम्बई के कैंपस में टहल रही थी, तो किसी ने आके मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं। उसने बोला जब मैं नागालैंड से हूँ। तो उसने कहा कि अरे वहाँ पे तो आपके लोगों ने हमारी सेना के लोगों को मार दिया पिछले साल। तो उसने कहा कि लोग सही तथ्य भी नहीं जानते हैं, मतलब मारा सेना ने नागालैंड के 13 लोगों को। तो अगर हम हमेशा उल्टी बात करते रहेंगे, हम ये साबित करते रहेंगे कि नहीं सारी गलती उनकी है और हम तो एकदम पाक साफ हैं, हाँ हम तो बहुत शांतिपूर्ण और हम तो चाहते हैं राष्ट्रवादी भी जुड़ गया है उसमें, तो इससे बात नहीं बनेगी। तो उसने कहा कि मैं भारतीय सरकार की स्कॉलरशिप पे आईआईटी बम्बई में पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि मैं भारतीय हूँ। तो वहाँ के लोग भारत से अपने आप को अलग क्यों समझते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। आप वहाँ जाइए तो लोग ऐसे बात करते हैं कि आपके भारत में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो वो अपने आप को नहीं मानते, हम भी उनको नहीं मानते हैं। कई बार तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देख के लोगों को लगता है कि ये चीन जापान के लोग हैं। बिहार में कई बार जब रेल गुजरती है, जब आसाम और पूर्वोत्तर से लोग आते हैं, तो कई बार स्थानीय लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है, कुछ हिंसा की घटनाएं हो जाती हैं। तो हमने भी भेदभाव किया है और हमने भी पूरी तरह से उनको स्वीकारा नहीं है। हमें ये तो अच्छा लगता है कि मैरी कॉम कोई मेडल लेके आए बॉक्सिंग में लेकिन वो इस देश की मुख्य धारा का हिस्सा बने, इसका हम भी उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छा होगा यदि भारत की मुख्य भाग के लोग कुछ संवाद इस तरह का पूर्वोत्तर के लोगों से के साथ कोई संवाद स्थापित करें। मुझे बताया गया कि बम्बई में ये 2-3 दशकों के बाद कोई मीटिंग हुई है ऐसी, बम्बई जैसे बड़े शहर में पूर्वोत्तर के मुद्दे पे। तो हमें पूर्वोत्तर के लोगों के साथ संवाद स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, और उम्मीद है कि इसको हम लोग इस चर्चा को कहीं ना कहीं आगे और जिसको कहते हैं कि कहीं कंक्लूड करेंगे, जिससे कुछ लोग आए, संवाद बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।